Hello dear students. Now today's examples are example number 9, example number 10, example number 11 and example number 12 from textbook. All these are the solved problems. ये सब के सब solved problem हैं कि यदि मैं आपको solve करके ना समझाऊँ तो प्रॉब्लम ऐसा रहेगा कि आप आगे के प्रॉब्लम्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी स्टेप्स होती है जो रीडर में नहीं दी जाती और आप लोग वहाँ पे स्टॉप हो जाते हो। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो नया सिलेबस है, ये ऐसा सिलेबस डिज़ाइन किया गया है कि सॉल्व प्रॉब्लम और उसी के साथ हमें अनसॉल्व प्रॉब्लम भी कवर करना है। आई बात ध्यान में, सॉल्व प्रॉब्लम तो कवर करना ही पड़ेगा और उसके साथ हमें अनसॉल्व प्रॉब्लम भी कवर करना पड़ेगा। ओके, इसलिए क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप्स हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हैं और अच्छे से स्टडी करो बेटा। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 9, आर दी फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। अभी देखो यहां पे क्वेश्चन क्या किया गया है, आर द फॉलोइंग सेट वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखो यहां पे क्या क्या होता है, डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऐसे दो तरीके के वेक्टर्स होते हैं। ओके, फिर से बोल रहा हूं मैं, लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट, और उनके रिजल्ट्स क्या होते हैं वो भी ध्यान दो। देखो बच्चों, पहले क्या होता है समझ लो, ए बार और बी बार यहां पे आपने लिखा है, केवल दो वेक्टर्स आपने कंसीडर किए, दो वेक्टर्स या 3 वेक्टर्स यहां पे दिए जाएंगे। हम लोग दो वेक्टर्स कंसीडर करते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट के बारे में देख रहे हैं हम लोग। देखो यहां पे यदि ए बार और बी बार का कोई तो भी एक आधा रिलेशन हमें मिलता है, यानी ए बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, तो यहां पे जो यम आपको दिखाई दे रहा है दैट इज नॉन जीरो स्केलर है। तो ऐसे वक्त आप क्या बोलते हो, ए बार एंड बी बार आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। इसे आप क्या बोलोगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट, इनका रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट होता है क्या रिजल्ट रहेगा इनका, ए बार और बी बार एक दूसरे के कोलिनियर है। सो ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स, आर कोलिनियर, ये बन गया आपका रिजल्ट। आई बात ध्यान में। और दूसरा तरीका कौन सा है, जैसे एक्स ए बार प्लस वाई बी बार इज इक्वल टू 0 और यहां पे एक्स और वाई ये दोनों के दोनों नॉट ऑल जीरो, ये कंडीशन यदि सेटिस्फाइड होती है तो फिर से आप बोल सकते हो कि ए बार और बी बार क्या है, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स। अभी सेकेंड कंडीशन, फिर से देखो यहां पे क्या क्या हुआ है, ये हो गया कोलिनियर, या तो इस तरीके से यदि आप लिखते हो तो यहां पे x और y ये दोनों में से कोई तो भी एक नॉन जीरो रहना चाहिए। तो इसका जो रिजल्ट मिलने वाला है, एक तो कोलिनियर होगा या तो नॉन कोलिनियर होगा। कोलिनियर यदि है तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। सेकेंड पॉइंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अभी समझ लो आपको ए बार और बी बार दिया गया है और आपने कॉम्बिनेशन लिखा है एक्स ए बार प्लस वाई बी बार इज इक्वल टू 0 बार, और यहां पे क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। तो ऐसे कंडीशन में आप बोलोगे कि ए बार और बी बार क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। और फिर से यह ए बार और बी बार आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ए बार और बी बार क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। दिस इज द रिजल्ट, ये बन गया आपका रिजल्ट। तो दीज आर ऑल अबाउट ओनली 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स के लिए आपने यहां पे लिखा है।
अभी आपको 3 वेक्टर्स यदि दिए गए हैं तो लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स कैसे रहेंगे। देखो बच्चों क्या होता है, ए बार बी बार और सी बार ऐसे 3 वेक्टर्स आपको दिए गए हैं। अभी आपको देखना है ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या लीनियर डिपेंडेंट है। तो समझ लो यहां पे सी बार को आपने एक्स ए बार प्लस वाई बी बार के फॉर्म में लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि सी बार इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार एंड बी बार। ऐसे वक्त या तो सेकेंड कंडीशन रहेगी एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0 बार। इसमें जो एक्स वाई और जेड है नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरोस। मतलब क्या है कि कोई तो भी एक आधा ऐसा रहेगा जो नॉन जीरो रहेगा, पूरे के पूरे जीरो नहीं रहेंगे। तो ऐसे वक्त आप क्या बोलोगे कि ए बार बी बार और सी बार क्या है, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर है। क्या है, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर। और सेकंड टाइम लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर कब रहेंगे और इनका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा तो ए बार बी बार और सी बार कोप्लानर होंगे। क्या होंगे, कोप्लानर। ओके, यदि लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स आपको मिलते हैं तो कोप्लानर हो जाएंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिलते हैं तो नॉन कोप्लानर हो जाएंगे। जैसे अभी यहां पे एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0 बार है, और यदि एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0 हमें मिलता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये जो वेक्टर ए बार बी बार और सी बार है, ऑल दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। ये सब के सब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बन जाएंगे। और इनका रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट रहेगा नॉन कोप्लानर। रिजल्ट क्या रहेगा, नॉन कोप्लानर। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमें ये सब कंडीशन पता होना जरूरी है। यदि नहीं होती तो आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। फिर से देखो, समझ लो 2 वेक्टर्स आपके पास है और यहां पे यदि आप लीनियर कॉम्बिनेशन यानी ए बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार में लिख सकते हो, तो ऐसे वक्त आप क्या बोलोगे, ए बार और बी बार क्या है, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर है। और रिजल्ट आपका क्या रहेगा, तो ए बार और बी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स। सेकेंड कंडीशन में एक्स ए बार प्लस वाई बी बार इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखा है, और इसमें से एक आधा तो भी आपका नॉन जीरो रहना चाहिए, तब आपको ये क्या मिलेंगे, तो लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स। और फिर से रिजल्ट वही रहेगा, ए बार बी बार आर कोलिनियर। अभी लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में क्या होगा, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार इज इक्वल टू 0 बार होगा। इसमें यदि x और y दोनों के दोनों 0 बन जाएंगे, तो इसका मतलब हो गया है a बार एंड b बार आर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए। और यहां पे क्या कंडीशन, क्या रिजल्ट मिलता है, तो नॉन कोलिनियर वेक्टर ये रिजल्ट मिलता है, नॉन कोलिनियर वेक्टर। 3 वेक्टर्स के बारे में क्या होता है, यदि आप कोई भी एक वेक्टर को बचे हुए 2 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हो तो क्या हो जाएगा, ऑल दीज वेक्टर्स आर कोप्लानर। और कोप्लानर है, कोप्लानर इज द रिजल्ट। कोप्लानर क्या है, रिजल्ट। तो काय में इंक्लूड होगा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स में। यदि आपने तीनों वेक्टर को इस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0 बार, और एट टाइम यदि एक्स वाई और जेड की वैल्यू 0 बन जाती है, तो ये बन गए नॉन कोप्लानर। नॉन कोप्लानर इज द रिजल्ट, और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आर दी वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या रहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अभी ये जो इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नाउ सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, हियर ए बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी बार क्या है, तो बी बार इज इक्वल टू
3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 4k कैप। इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूं। अभी देखो यहां पे क्या होता है, इफ यू ऑब्जर्व बोथ द वेक्टर्स, यदि दोनों वेक्टर्स आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, i का कोएफिशिएंट यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है। 1 3 3, 2 3 6 और 3, और यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यहां पे चाहिए 9k बार। 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया। देखो अभी समझ लो, यहां से यदि आपने 3 कॉमन निकाला है तो क्या हो जाएगा, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप बन जाएगा ऐसे। मुझे बताइए ये जो टर्म्स है ये यहां से आ रही है, यानी 3 टाइम्स a बार बन गया। सो b बार इज इक्वल टू 3 टाइम्स a बार, यानी b बार इज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ a बार, बराबर है। और यहां पे जो आपको x की वैल्यू दिखाई दे रही है दैट इज नॉन जीरो। So we say that a bar and b bar are linearly dependent vectors। ये क्या बन गया आपके, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए हैं। और इनका रिजल्ट क्या होगा, इंटरप्रेट द रिजल्ट ऐसा बोला है आपको, इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा a बार एंड b बार आर कोलिनियर वेक्टर्स, a बार एंड b बार आर कोलिनियर वेक्टर्स, ये कोलिनियर वेक्टर्स हो गए, बराबर है बच्चों। तो इतना सिंपल ये प्रॉब्लम था। ये जो प्रॉब्लम है आपको एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के लिए आएगा। और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है सेकंड नंबर का, एक केवल 2 वेक्टर्स थे, अभी आपको 3 वेक्टर्स का सॉल्व करना है। देखो सेकेंड नंबर, यू हैव टू गिवन द 3 वेक्टर्स। यहां पे आपको 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, बराबर है। हियर यू हैव टू गिवन a बार इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 4k कैप, b बार इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप एंड c बार इज इक्वल टू i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप। इस तरीके से आपको 3 वेक्टर्स यहां पे दिए गए हैं। और अभी आपको देखना है कि किस तरीके से ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है, ये हमें चेक करना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार के फॉर्म में देखना पड़ेगा। और उसमें यदि आपको एक्स या वाई और जेड इसमें से कोई तो भी एक आधा नॉन जीरो मिल गया तो आप बोलोगे, और आप क्या बोलोगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। और सबके सब यानी एक्स वाई और जेड की वैल्यू यदि जीरो मिल जाती है तो आप बोलोगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। और ऐसे टाइम रिजल्ट क्या रहेगा, ए बार बी बार एंड सी बार आर नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। देखो बच्चों अभी क्या होता है, लेट एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0 बार। इस तरीके का हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। सो एक्स इंटू ए बार क्या हो गया, 2 इंटू आई कैप माइनस 4 इंटू के कैप प्लस वाई इंटू बी बार क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप, और जेड इंटू सी बार क्या होगा, तो आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप एंड दैट बिकम 0 बार। ये बन गया आपका 0 बार। तो देखो अभी इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ट्वाइस एक्स इंटू आई कैप माइनस 4x इंटू के कैप प्लस वाई इंटू आई कैप माइनस 2y इंटू जे कैप माइनस वाई के कैप प्लस जेड प्लस यहां पे क्या है जेड इंटू आई कैप माइनस 4z इंटू जे कैप प्लस थ्राइस जेड इंटू के कैप इज इक्वल टू 0 बार। ओके, अभी क्या क्या होता है देखो, ट्वाइस एक्स आई कैप
आई कैप और यहां पे आई कैप है, तो यहां पे क्या होगा, ट्वाइस एक्स प्लस वाई, ट्वाइस एक्स प्लस वाई और प्लस जेड इंटू बन गया है आई कैप, ठीक है, प्लस अभी जे कैप आपको कलेक्ट करना है, माइनस ट्वाइस वाई माइनस 4z इंटू हो गया यहां पे जे कैप, के कैप के टर्म्स आपको देखना है, प्लस माइनस 4x माइनस वाई और प्लस थ्राइस जेड इंटू बन गया के कैप, दैट इज इक्वल टू 0 बार। अभी देखो बच्चों यहां पे क्या होता है, यू हैव टू गिवन 3 इक्वेशंस, आपको 3 इक्वेशंस दिए मिले हैं, दैट इज ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि आप 0 बार को किस तरीके से लिखोगे, तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप के फॉर्म में, एंड इफ वी कंपेयर बोथ द साइड्स, दोनों साइड से यदि आप कंपेयर करोगे तो आपको इसकी वैल्यू 0 मिलेगी, इसकी भी और इसकी भी, तो यहां पे माइनस ट्वाइस वाई माइनस 4z इज इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा, y प्लस ट्वाइस जेड इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये कैसे किया, ध्यान में आ रहा है आपके। और थर्ड है 4x माइनस 4x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। और यहां पे जो आपको 3 इक्वेशंस दिखाई दे रहे हैं, कॉल्ड एज द साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, बराबर है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन 3 वेरिएबल्स के, और इसे सॉल्व करते समय हमें क्रैमर्स रूल यूज करना है। कौन सा रूल, क्रैमर्स रूल। तो पहले अभी क्या होता है, डी की वैल्यू, और ये जो क्रैमर्स रूल है ये आप क्या करते हो, रफ में करते हो, और एक्स वाई जेड की वैल्यूज यहां पे पहले लिख लेते हो, ठीक है। तो रफ में हम लोग किस तरीके से करेंगे, देखो ये रफ पोर्शन है हमारा। तो अभी क्या होगा, इस पर से डी आप निकालोगे तो डी क्या बन जाएगा, यहां पे देखो अच्छे से देखना है बच्चों, डी क्या बन जाएगा आपका 2 1 1 हो जाएगा, और यहां पे 0 -2 और -4 होगा, ओ सॉरी यहां पे कितना आएगा 1 और 2, और यहां पे कितना हो जाएगा -4 -1 और 3। अभी इसे सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई करते समय आपको पता है, यानी 11th स्टैंडर्ड में आपका डिटर्मिनेंट चैप्टर और उसी के साथ मैट्रिसेस चैप्टर, ये दोनों चैप्टर कवर किए थे, बराबर है। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, टू कंसीडर किया है, तो आप क्या करते हैं, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 3 1 जार कितना हो गया 3, 2 इंटू -1 दैट इज -2, और माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया +2, देन -1 इंटू 0, 3 इंटू 0 दैट इज 0, -8 माइनस ऑफ माइनस दैट इज +8, +1 इंटू कितना होगा 0 और -4 माइनस ऑफ माइनस दैट इज +4, देन हाउ मच 3 + 2 दैट इज 5, 5 2 = 10, -8 और +4, तो आंसर कितना आएगा 10 - 8 दैट इज 2 +4 एंड इज 6। ये बन गया हमारा डी। अभी चाहिए हमें dx, dx यदि चाहिए तो क्या होता है, dx के बारे में, वी रिप्लेस दिस ऑल x, अभी जो x के कोएफिशिएंट है उसे रिप्लेस करना है, कैसे, तो कांस्टेंट नंबर से रिप्लेस करना है। सो 0 0 और 0, बाद में ये जो टर्म्स है 1 1 -1 और 1 2 1 2 और 3, देखो बच्चों यहां पे डायरेक्टली हमें आंसर 0 मिलता है, कैसे, ये तो कॉलम पूरा का पूरा 0 बन गया, तो ऐसे वर्क 101% इफ एनी कॉलम और एनी रो इन द डिटर्मिनेंट आर जीरोज देन द आंसर इज 0। देखो आंसर कैसे होता है, 0 इंटू एनी टर्म, आंसर 0 बन गया, -1 इंटू ये टर्म आएंगे ऐसे तो 0 बन गया, ये 1 कंसिडर करने के बाद 0 आ जाएगा तो आंसर 0 बन जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, dx अपॉन डी होता है, तो 0 अपॉन एनी नंबर, आंसर क्या बनेगा 0। तो उसी तरीके से dy भी 0 बनना है, क्योंकि ऑन द राइट हैंड साइड में हमें 0 मिल रहा है, बराबर है ना। राइट हैंड साइड में क्या है, ऑल द टर्म्स आर जीरोज, हर एक टर्म जीरोज है,
यदि हर एक टर्म जीरोस है तो ऐसे वक्त फिर से क्या होगा, आंसर जीरो ही आएगा। देखो अभी क्या होता है, 2 0 -4 0 0 0 और यहाँ पे 1 2 3, देखो आंसर जीरो आता है या नहीं आता। देखो 2 है तो ये जीरो आ गया, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल जीरो आएगा, और 1 से यदि मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से जीरो आएगा, यानी आंसर जीरो। तो y की वैल्यू भी जीरो बन गई। y की वैल्यू जीरो है तो z की वैल्यू भी जीरो ही बनना है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो और z इज इक्वल टू जीरो। ऐसा यदि आपको मिलता है तो इसका मतलब हो गया है a बार b बार एंड c बार आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ये सब के सब इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बन गए और इनका रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट रहेगा यस बराबर है। कोई तो भी बोला है, क्या रिजल्ट है पता है, रिजल्ट है नॉन कोप्लानर वेक्टर। सो ए बार बी बार एंड सी बार आर नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। ये नॉन कोप्लानर वेक्टर्स बन गए। आई बात ध्यान में। यहाँ पे जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसे, ये जो कुछ पोर्शन होता है सॉल्व प्रॉब्लम में वो थोड़ा सा मिस होता है, यानी वहाँ पे डायरेक्ट स्टेप करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप किया है। तो बच्चों समझ में आ गए आपके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। अभी एग्जाम्पल नंबर 10 आपको खुद को सॉल्व करना है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में इस तरीके का प्रॉब्लम हमने कंप्लीट किया था। देखो क्या फाइंड आउट करना है, मॉड ऑफ ए यानी मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालते समय आप क्या करोगे, मॉड ऑफ ए यदि निकालना है तो √4² + 3² हो जाएगा। ए बार प्लस बी बार यानी दोनों की एडिशन। तो दोनों की एडिशन करते समय क्या करोगे आप, आई कैप के कंपोनेंट, जे कैप के कंपोनेंट और के कैप के कंपोनेंट, इनकी एडिशन करोगे। सिंपली है, जैसे यहां पे क्या होगा 4 - 2 यानी 2 आई कैप बन गया। यहाँ पे जे कैप नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप, 1 मत लिखेगा। 5 + 3 कितना हो गया 8 के कैप। जिस तरीके से आपने एडिशन की है उसी तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है। ए बार पहले लिखना है। देखो बच्चों यहाँ पे ए बार - बी बार ऐसा यदि है तो 4 आई कैप -3 के कैप -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप, इस तरीके से लिखिए। फिर 4 माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस हो गया तो 6 आई कैप, जहां जे कैप नहीं है तो माइनस से जे कैप बन जाएगा, और -3 - 5 यानी -8 के कैप, एंड दिस मच इज द आंसर। अभी 3 बी बार है तो 3 से इसे मल्टीप्लाई करना है। 2 ए बार प्लस 5 बी बार है तो 2 यानी ए बार को 2 से मल्टीप्लाई करना है प्लस बी बार को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से सेकंड नंबर का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, ये खुद करना है आपको, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। और एग्जाम्पल नंबर 11 जो है एक्चुअली इसका थ्योरी पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया है, यानी जो थ्योरी पोर्शन है वो सब के सब मैंने कंप्लीट करवा के दिया है आपको। देखो अभी क्या होता है। पहले व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का आपको डिस्टेंस चाहिए XY प्लेन। आपको पता है कि कोई भी एक आधा पॉइंट यदि स्पेस में होता है और वो पॉइंट का यदि डिस्टेंस आपको XY प्लेन से निकालना होगा तो आंसर मॉड ऑफ Z बार आएगा। आंसर क्या आएगा, मॉड ऑफ Z बार आएगा। यानी मॉड ऑफ Z बार यानी क्या है, तो Z एक्सिस पे जो पॉइंट है O, तो दैट इज मॉड ऑफ Z बार यानी मॉड ऑफ 4, तो आंसर होगा 4। डिस्टेंस है तो पॉजिटिव आएगा, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। तो देखो क्या क्या होता है। तो फर्स्ट आंसर क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 2, 3, 4 from
द XY plane इज मॉड ऑफ जेड बार, और मॉड ऑफ जेड बार का मतलब हो गया है मॉड ऑफ जेड बार यानी जेड कोएफिशिएंट, दैट इज जेड. सो आंसर इज व्हाट 4, दैट इज 4. ऐसे लिखेंगे दैट इज 4 यूनिट. इतना डिस्टेंस रहेगा. इतना सिंपल है. समझ लो यहां पे यदि YZ प्लेन होता तो क्या करते थे, मॉड ऑफ x बार यानी कितना हो गया 2. यदि आपको YZ पूछा गया है तो मॉड ऑफ x बार, और यदि XZ रहा तो मॉड ऑफ y बार. तो इतना सिंपल है. सेकेंड नंबर होता है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2, 3, 4 फ्रॉम द x एक्सिस. आपको पूछा गया है x एक्सिस, तो आंसर क्या रहेगा, इज रूट ऑफ. यहां पे जो x y और z है तो x एक्सिस है तो y² प्लस z² रहेगा. क्या रहेगा, y² प्लस z². दैट इज कितना रहेगा, रूट ऑफ y² दैट इज 3² प्लस 4² दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज कितना आएगा, रूट ऑफ 9 प्लस 16 दैट इज 25 एंड दैट इज 5 यूनिट. बराबर है बच्चों. क्या किया है फिर से ध्यान दो. इधर x एक्सिस बोला है तो रूट ऑफ y² प्लस z². y एक्सिस यदि है तो रूट ऑफ x² प्लस z². z एक्सिस यदि है तो रूट ऑफ x² प्लस y² होता है. और थर्ड नंबर, फ्रॉम द ओरिजिन द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 2, 3, 4 from the origin is equals to रूट ऑफ क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z² होता है, यानी रूट ऑफ x² यानी 2² प्लस 3² प्लस 4². सो द आंसर इज व्हाट, 4 प्लस 9 दैट इज 13, 13 प्लस 16 दैट इज 29. बराबर है ना. आपने अच्छे ढंग से कैलकुलेशन कर लेना है. 16 प्लस 9 25 होता है, 25 प्लस 4 दैट इज 29. तो इतना सिंपल है. यानी इस पॉइंट का यदि ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालना है तो रूट ऑफ x² प्लस y² प्लस z² लेते हैं. फोर्थ नंबर में क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 2, 3, 4 फ्रॉम द पॉइंट. कौन सा पॉइंट है, फ्रॉम द पॉइंट, यस, -2, 7, 3. तो क्या करोगे आप, रूट ऑफ, बहुत ही सिंपल है, 2 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर, ये दोनों की सब्ट्रैक्शन और उनकी स्क्वायर. 3 - 7 होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 होल स्क्वायर. यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस, 2 + 2 कितना हो गया 4, सो 4 स्क्वायर. 3 - 7 कितना हो गया, -4 स्क्वायर यानी इस तरीके से, और प्लस 4 - 3 कितना हुआ 1 स्क्वायर. तो आंसर 16 + 16 दैट इज इक्वल्स टू 32 + 1 33 एंड दिस मच इज द आंसर. ये चारों के चारों आंसर आपके हो गए. किस तरीके से निकाला है पता है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. देखो यहां पे हम लोग ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ABC ट्राइंगल, और यहां पे आपको क्या दिया गया है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स के मिड पॉइंट समझ लो. यहां पे P है और M है और N है, M और N ऐसे मिड पॉइंट आपने कंसिडर किए हैं. ठीक है, ये दोनों मिड पॉइंट है. तो क्या होता है, ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड. यानी आपको अभी क्या प्रूव करना है, MN BC को पैरेलल है, और उसी तरीके से MN किसे पैरेलल है, BC को, और उसी तरीके से MN हाफ है किससे, तो BC बार से.
ऐसा आपको प्रूव करना है एंड दैट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल होता है। ट्राइंगल आपने कंसिडर किया है, नाउ प्रूफ। ट्राइंगल कंसिडर किया है, लेट ट्राइंगल ABC बी एनी ट्राइंगल in which m and n are the midpoints of AB and AC respectively। देखो बच्चों, AB and AC respectively, तो यहां पे अभी क्या होगा, जैसे हमें एम ए बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी ए बार हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और बाद में ए एन बार इज इक्वल टू होगा हाफ ऑफ ए सी बार, होगा ना ऐसे, तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट वी वांट टू प्रूव यहां पे क्या प्रूव करना है, जैसे फर्स्ट प्रूव करना है एम एन बार इज पैरेलल टू बी सी बार, और सेकेंड प्रूव करना है एम एन बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी बार, इज सेकेंड टर्म प्रूव करना है। नाउ प्रूव करते समय बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से क्या होगा यहां पे, ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो देखो बच्चों क्या होता है, कौन से ट्राइंगल में आपको यूज करना है, ए एम एन। सो एम एन बार हमें चाहिए, एम एन बार, तो एम एन बार, एम इज द इनिशियल पॉइंट, सो एम ए बार प्लस क्या होगा, ए एन बार, होगा ऐसे। तो एम ए बार क्या है, हाफ ऑफ बी ए बार, प्लस ए एन बार क्या है, तो हाफ ऑफ ए सी बार। और ये कहां से आपने लिखा है, फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड पर से। हाफ यदि कॉमन निकालते हो तो बी ए बार प्लस ए सी बार होगा, बराबर है, बी ए बार प्लस क्या होगा, ए सी बार। अभी बी ए बार प्लस ए सी बार, देखो बी ए बार प्लस ए सी बार, तो क्या बन गया आपका, बी सी बार, हाफ ऑफ बी सी बार। देखो बच्चों अभी यहां पे क्या हुआ है, एम एन बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी सी बार, तो इसे मैं इक्वेशन नंबर थर्ड देता हूं। और क्या लिखा है, एम एन बार हियर, देयरफॉर एम एन बार इज ए स्केलर मल्टीपल of BC bar. Mn bar is a scalar multiple of BC bar, and so Mn bar is parallel to BC bar. और from the equation number third, again from third पर से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि Mn BC से हाफ है, यानी Mn is half of BC से कैसा है, हाफ है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। पहले के सिलेबस में ये जो था, ये प्रॉब्लम एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड था, अभी सब कुछ एक ही जगह पे उन्होंने कर दिया है, थोड़ा सा फर्क है और स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। अच्छे से पढ़ाई करो, ओके।